हेलो चैंपियंस। तो मिड टर्म दंगल के सेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में राघवेंद्र सर आपको लाइट चैप्टर के अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के बहाने आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। बच्चों, कंसेप्ट को बार बार बुक से पढ़ने से वो सॉलिड नहीं बनता। कंसेप्ट को जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तब क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लियर होते हैं और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलेगा। आने वाले प्री बोर्ड और फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करोगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सारा ध्यान रखो, चैप्टर पढ़ो, कंसेप्ट को पढ़ो और एक आध बार रिवाइज करो, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सारा जोर लगा दो। तो चलिए आज कुछ अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। कुछ प्रीवियस ईयर के जो सैम्पल पेपर थे, हमने इस साल का सैम्पल पेपर तो देख लिया है ना, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर जिसका लेवल आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल के जैसा है, वो क्वेश्चन आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको पिछले कुछ सालों का सैंपल पेपर का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो लाइट चैप्टर से है। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप यहाँ चैनल पे देख रहे हो तो हमारे चैनल पे दंगल की सारी क्लासेस यहाँ हो रही हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ आप देख पा रहे हैं हमारा जो मिड टर्म दंगल है वो सेशन लगातार चल रहा है। हर सेशन को ध्यान से देखिए। शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 आपको लेक्चर मिलेंगे, है ना। लाइव सेशन भी मिलेगा और मोस्टली तो लाइव सेशन है। कभी कभी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर अगर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो प्योरली ये लाइव सेशन काला सेशन है ना। तो चलिए हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करते हैं और लाइट चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन निकालते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में आपको 3 मीडियम दिए गए हैं, मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी, और तीनों मीडियम का क्या बोला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम मान सकते हैं क्योंकि आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा है, कुछ रेफरेंस, कुछ इंफॉर्मेशन देकर आपको कंसेप्ट पूछा है। अब पहला जो क्वेश्चन है उसमें इंडिकेट किया है कि ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी। यानी एक लाइट रे ए से बी जा रही है और दूसरी लाइट रे बी से सी जा रही है। तो इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी इन दोनों में से किस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो अब पहले कंसेप्ट पे आ जाते हैं। अब हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या कहता है? हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से किधर जाती है? डेंसर मीडियम में, तभी लाइट रे किधर बेंड करती है? बताओ। लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। क्वेश्चन में किसकी बात पूछी है कि भाई रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो ये किस केस में होगा? जब ए से बी जाए या बी से सी जाए, है ना। तो इसके लिए मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। तो रेयरर से जब डेंसर लाइट रे जाती है तब लाइट रे किधर बेंड करती है? रिफ्रैक्टेड रे बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल। अब हमें रेयरर और डेंसर का पता किससे चलेगा? तो रेयरर और डेंसर मीडियम का पता लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से। तो अगर हम यहां देखें, जब ए से बी जा रही है लाइट, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.6 और बी का कितना है? 1.8। ए का 1.6, बी का 1.8। और दूसरा केस क्या है? एक लाइट रे बी से सी जा रही है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.8 और सी का कितना है? 1.5। तो 1.8, 1.5। अब कंसेप्ट तो यही कहता है ना कि जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो डेंसर मीडियम होगा, जहाँ कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेयरर मीडियम होगा। अब आप इन दोनों को कंपेयर करो। ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ है? बी के केस में, तो ये हो गया डेंसर मीडियम। ए के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के कंपैरिजन में कम है, तो ये रेयरर मीडियम।
तो इसका मतलब यहाँ जो लाइट है वो रेयर से डेंसर जा रही है, और यहाँ बी आपका डेंसर मीडियम होगा, सी रेयर मीडियम हो जाएगा, और यहाँ जो लाइट है वो अगर बी से सी जा रही है मतलब डेंसर से रेयर जा रही है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि रेयर से डेंसर जाना चाहिए, तब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा। और रेयर से डेंसर किस केस में जा रही है? जब लाइट ए से बी जा रही है। तो हमारा आंसर होगा क्या? लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी विल गेट रिफ्रैक्टेड या बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यानी वो लाइट रे, वो रिफ्रैक्टेड रे जो ए से बी मीडियम में जा रही है वो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होगी? बेंड होगी। और जो बी से सी जा रही है वो किधर बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। ये रहा इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर। इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल वाला ए टू बी। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन के ए पार्ट का आंसर। डन डन तो टिक कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के बी पार्ट पे। इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम? दो केस आपको है दिया है, ए से बी और बी से सी। तो दोनों में से किस केस में सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अब यहां लाइट की स्पीड को आपको रिलेट करना है किससे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे रिलेट होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? आप ही बताइए, आप बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा मीडियम का तो लाइट की स्पीड कम होगी, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट की स्पीड इंक्रीज हो जा रही है। तो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड तभी इंक्रीज होगी जब दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब आप ही बताइए दोनों केसेस में कहां दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है? तो यहां पहले केस में तो ये 1.6 से 1.8, यहां तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में बढ़ जा रहा है। लेकिन इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप बी से सी जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जा रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है। तो जब आप बी से सी जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो आपके बी पार्ट का आंसर है कि when light ray is traveling from medium B to C, then speed of light will increase in the second medium. तो यहाँ second medium कौन है? C। तो B के कंपैरिजन में जब लाइट C में एंटर करेगी तो लाइट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो देखो कैसे क्वेश्चन को पूछा गया है, लेकिन कंसेप्ट को डायरेक्टली ना पूछकर घुमा के पूछा है। आपको डाटा दे दिया और डाटा 3 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे दी और तब कंसेप्ट पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन को कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर? तो हमारे इस क्वेश्चन का बी पार्ट भी हो गया। आई होप कि आपने ए और बी दोनों का सही आंसर दिया होगा। अब आता है, हाँ, अब हमने सॉल्व कर लिया गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हमने रीजन दे दिया। तो यानी कि हमने क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर लिया है? अटेम्प्ट कर लिया है। अटेम्प्ट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन खोजते हैं कि हमें लाइट चैप्टर का कोई क्वेश्चन मिल जाए। मिल गया, ये क्वेश्चन मिल गया है, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आप ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन 2-3 साल पहले आए थे, सैंपल पेपर में दिए थे तो इनका लेवल नीचे होगा, कम होगा, 2026 के कंपैरिजन का नहीं होगा। नहीं, आपकी गलतफहमी है। बहुत भयंकर, बहुत अच्छे और टॉप लेवल के क्वेश्चन दिए जाते हैं हर साल सीबीएसई के सैंपल पेपर में। और इस पिछले साल, मतलब 2-3 साल पुराना ये सैंपल पेपर है, इसमें भी बढ़िया क्वेश्चन है। अब आओ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। पहले आप पढ़ो और वीडियो को पॉज करके पहले आप आंसर देने की कोशिश करो और फिर मेरे आंसर से मैच करना। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर 1। यानी किसी एयर के रेस्पेक्ट में
एयर के रेस्पेक्ट में किसी दूसरे मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमेशा 1 से ज्यादा क्यों होता है? अब बताओ क्यों ज्यादा होता है? इसका आंसर क्या होगा? देखो, हमने साफ साफ माना है, एयर कह लो, है ना, एयर कह लो या वैक्यूम कह लो, दोनों के केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो क्या मान के चलते हैं? 1 मान के चलते हैं। ठीक है, क्लियर? अब अगर कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तो अगर आप कोई भी दूसरा मीडियम लोगे, एनी अदर मीडियम, कोई भी अगर दूसरा मीडियम लोगे तो उस मीडियम में, अच्छा, एयर या वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या मानते हैं? एयर और वैक्यूम में लाइट की स्पीड क्या मानते हैं? सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई दूसरा मीडियम होगा, दूसरा मतलब एयर या वैक्यूम के अलावा दूसरा मीडियम, कोई भी, एनी, चाहे वो आप अल्कोहल ले लो, ग्लास ले लो, वाटर ले लो, आइस ले लो, केरोसिन ले लो, कोई भी ले लो, तो कोई भी जो दूसरा मीडियम होगा वो एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होगा? डेंसर होगा। क्या होगा? डेंसर होगा। तो डेंसर होगा, तो इस मीडियम में जो कि डेंसर है वहां लाइट की स्पीड क्या होगी? लेस देन सी होगी, लेस देन सी होगी। होगी कि नहीं? अब आप ही बताइए कि अगर लाइट की स्पीड क्या हो गई? सी से कम, तो यहां अगर हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना हो n=c/v, n मतलब दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मुझे क्या करना है? v की वैल्यू पुट करना है। अब अगर आप ही बताओ v की वैल्यू c से कम होगी तो ये रेशियो 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं? आप ही बताओ। ठीक है, जैसे मैं मान लूं कि किसी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो गई? c/2, है ना, तो जाहिर सी बात है ये 2 ऊपर जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? 2 यानी 1 से ज्यादा। तो किसी भी एयर के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कम हो जाती है, और इसीलिए लाइट की स्पीड कम हो जाती है, इसीलिए कोई भी दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा उसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। हेंस एनी अदर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू एयर हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गया? आप इस फॉर्मूले पे आप अप्लाई कर सकते हो, और ये फॉर्मूला हमें साफ साफ बता रहा है कि अगर v की वैल्यू c से कम होगी, अगर v की वैल्यू c से कम होगी तो n की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी कि नहीं? आप खुद बताओ। जैसे मैंने क्या ले लिया? v की वैल्यू ले लिया c/2, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी दूसरा मीडियम एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर होगा, और डेंसर होगा तो वहां लाइट की स्पीड क्या होगी? c से कम। तो c से कम हमने कितना मान लिया? c से कम हमने c/2 मान लिया, क्योंकि c/2 c से कम है। अब ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा 2 आया कि नहीं? तो यही इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये तो हो गया पहले पार्ट का आंसर। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वहां क्या बोला है? आपको ये फिगर दिया हुआ है, फिगर में आपको एक सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक है, ये सेमी सर्कुलर है, ठीक है। गिव ए रीजन व्हाई द रे डज नॉट डेविएट एट द सेमी सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक। तो जब ये लाइट रे यहां से यहां जा रही है तो आपने देखा कि ये बेंड नहीं हो रही है, स्ट्रेट चली जा रही है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहां ये बेंड क्यों नहीं, स्ट्रेट क्यों पास हो गई? वाई द रे डज नॉट डेविएट, रे क्यों नहीं डेविएट करती है? तो अब मैं इसका आंसर देता हूं। आप जरा वीडियो पॉज करके आंसर सोचो। तो मैं डायग्राम फिर से बना लेता हूं, है ना, यही डायग्राम है, ठीक है। बहुत बढ़िया सर। क्लियर? और यहां एंगल कितना दिया है? 40 डिग्री।
ये जो एंगल है ये 40 डिग्री है, और ये जो लाइन है डैश 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 ये नॉर्मल लाइन है। ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि यहां देखो ये किसका बना है, प्लास्टिक का बना है, जरा गौर फरमाओ, और बाहर क्या है, एयर। तो मीडियम चेंज हुआ, हाँ सर मीडियम चेंज हुआ। अब आता है कंसेप्ट। तो कंसेप्ट क्या कहता है, रिफ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो बेंड होती है। तो जब ये लाइट रे हवा से प्लास्टिक में एंटर की तो यहां इसको क्या होना चाहिए था, मुड़ना चाहिए था, बेंड होना चाहिए था। तो फिर क्यों नहीं बेंड हुई, यही क्वेश्चन पूछा है। यहां अपना फोकस ले आओ, फुल अटेंशन इज दिस एट दिस सरफेस। तो इसका आंसर ये है कि यहां जो लाइट सरफेस इंसिडेंट हो रही है, जरा मैं आपसे पूछूं, मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, तो अगर लाइट एयर से ग्लास इंसिडेंट हो रही है, लेकिन वो इंसिडेंट ऐसे नहीं हो रही है, ऑब्लिकली इंसिडेंट नहीं हो रही है, अगर वो मान लो ऐसे परपेंडिकुलर दोनों मीडियम के इंटरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है, तो क्या वो रिफ्रैक्ट होगी, बेंड होगी? नहीं बेंड होगी। यानी रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है, जब लाइट रे दो मीडियम के इंटरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तब लाइट बेंड नहीं होती। तो लाइट क्या होती है, सीधी पास कर जाती है। और इसीलिए यहां देखो कि ये जो प्लास्टिक का सेमी सर्कुलर, ये जो सेमी सर्कुलर सरफेस है ना, इस सरफेस के कंपैरिजन में, ये जो सरफेस है इस सरफेस के कंपैरिजन में जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है ये तो परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। तो अगर ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है जैसा यहां बताया मैंने, तो ये क्या हो जाएगी, सीधे पास हो जाएगी। तो आपको यही लिखना था इस क्वेश्चन के आंसर में कि सिंस द लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर अपॉन द सेमी सर्कुलर सरफेस, हेंस इट डज नॉट डेविएट, और ये बिना किसी डेविएशन के क्या हो जाती है, सीधी पास हो जाती है, जैसा यहां बिना किसी डेविएशन के पास हुई थी। लेकिन जब ये यहां से बाहर निकलेगी तब क्या होगी, तब ये डेविएट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां ये इंसिडेंट परपेंडिकुलर नहीं हो रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है। बात समझ में आई? हाँ, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब फिर क्या पूछा है, कंप्लीट द रे डायग्राम। मतलब ये जो डायग्राम है इसको कंप्लीट कीजिए। मतलब ये जब लाइट रे बाहर निकलेगी तो वो बाहर किस डायरेक्शन में निकलेगी वो बनाकर इस डायग्राम को पूरा कीजिए। कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द टॉप फ्लैट एंड। यानी कि ये जो टॉप का फ्लैट एंड है, जब ये लाइट रे इससे बाहर निकलेगी तो वो किधर जाएगी, वो रे डायग्राम में बनाकर दिखाइए। तो अब आप ही बताइए, जब लाइट यहां आएगी तो ये तो प्लास्टिक है और बाहर कौन सा मीडियम है, एयर। तो जब लाइट यहां से यहां बाहर निकलेगी तो इसका मतलब किधर से किधर जा रही है, प्लास्टिक से एयर। तो प्लास्टिक और एयर कौन डेंसर है, कौन रेयरर है, बताइए। तो प्लास्टिक और एयर में प्लास्टिक डेंसर है। प्लास्टिक क्या है, डेंसर है ना। एक मिनट, क्या देख लिया, अभी बताऊंगा। तो प्लास्टिक डेंसर है और जो एयर है वो रेयरर मीडियम है। तो प्लास्टिक से एयर यानी कि डेंसर से रेयरर जा रही है लाइट, है ना। और अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो कंसेप्ट क्या कहता है बच्चों, कंसेप्ट ये कहता है कि जो लाइट है जब वो डेंसर से रेयरर जाएगी तो नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। तो दूर कैसे मुड़ेगी, इसको जाना था सीधे, ऐसे सीधे जाना था, लेकिन ये ऐसे मुड़ जाएगी। तो ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, तो ये एंगल आई हो जाएगा और ये जो एंगल हो जाएगा वो पूरा आर हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल आई हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। तो यही डायग्राम आपको बना देना था। तो यहाँ डायग्राम अगर मैं यहाँ बनाऊं तो इसका मतलब ये लाइट रे ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो सारा खेल कंसेप्ट का है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चले आ जाए, आगे चला जाए। चलिए सर आगे चलते हैं। कोई और क्वेश्चन लाइट का देख लेते हैं। सैंपल पेपर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, मिल गया एक और क्वेश्चन, 5 नंबर का है। करोगे ट्राई? चलो, तो देखो कितना बढ़िया तरीके से हम आपको लाइट चैप्टर के क्वेश्चन करा रहे हैं
और क्वेश्चन को क्लियर भी करा रहे हैं, कंसेप्ट का रिवीजन भी करा रहे हैं। ठीक है कि रेरर से डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। लेकिन अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के जाते समय तो नहीं बेंड होगी, स्ट्रेट पास कर जाएगी। ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अब आओ इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36, ये भी लाइट चैप्टर का क्वेश्चन दिया था, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम देखते ही समझ में आ गया, अरे ये तो लेंस है। कौन सा लेंस है? तो कॉन्वेक्स लेंस है। क्लिक किया दिमाग में, क्लिक किया, बहुत बढ़िया। फिर क्या पूछा है? द अबव इमेज शोज ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। तो यानी लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है कितना? 5 मीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा, 5 मीटर। ध्यान रखना यूनिट का भी, मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द काइंड ऑफ लेंस शोन इन द अबव फिगर। अरे भैया ये बच्चे को पता है कि एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है, एक ऐसा लेंस जो बीच में है ना थिक होता है और एजेस पे पतला होता है, वो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो व्हाट टाइप ऑफ लेंस? तो पहले पार्ट का जो आंसर है वो कॉन्वेक्स लेंस। और अगर कभी ये पूछे कि कॉन्वेक्स लेंस का नेचर क्या होता है, जो कि अभी पूछा नहीं है, देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये लेंस का टाइप है, लेकिन कन्वर्जिंग लेंस और डाइवर्जिंग लेंस ये लेंस का नेचर है। तो अगर ये कभी पूछ ले कि किस नेचर का लेंस है, तो पहले ये पता कर लो कि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस किस नेचर का होता है? हमेशा कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो फिर आपका अगर नेचर ऑफ लेंस पूछेगा तो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो टाइप ऑफ लेंस का ये आंसर है और नेचर ऑफ लेंस का आंसर कन्वर्जिंग है। तो ये रहा पहले पार्ट का आंसर। अब आ जाओ सेकंड में। इफ ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस at a distance of 7 meter from the optical center, then show with the calculation where should the object be placed। यानी कैलकुलेशन करके दिखाओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। तो अब आप ही बताइए, आपसे क्या पूछा है? ऑब्जेक्ट यानी यू की वैल्यू पूछा है। हाँ, फोकल लेंथ दिया है कितना? +5 मीटर। प्लस क्यों लिया? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव। और इमेज जो है, इमेज की डिस्टेंस कितनी दी है? 7 मीटर। दिया है ना 7 मीटर? दिया है कि नहीं? हाँ सर दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप 7 मीटर लो तो, लेकिन ये वैल्यू 7 प्लस में होगी कि माइनस में? ये है खेल। अब इसको कहाँ से जज करें? कैसे पता चलेगा कि ये 7 प्लस है कि माइनस? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन को रीड करोगे तो यहाँ लिखा है रियल इन्वर्टेड इमेज, यानी जो लेंस इमेज बना रहा है वो रियल इन्वर्टेड है। अब जरा याद करो रे डायग्राम जो आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज कहाँ बनाता है? ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड रखते हैं, चाहे फोकस पे रखें चाहे इन्फिनिटी पे रखें, लेकिन रखेंगे हमेशा लेफ्ट साइड। तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो कॉन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज, वो भी कौन सी इमेज? रियल इन्वर्टेड इमेज हम किधर बनाएगा? हमेशा राइट साइड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं? हाँ। और अगर रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा राइट साइड बनेगी तो इस इमेज की जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर की जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से आपको किधर जाना पड़ेगा? आपको राइट साइड जाना पड़ेगा। तो इमेज की डिस्टेंस का साइन क्या लोगे? प्लस। तो हमें पता चल गया कि v की जो वैल्यू है 7 मीटर, उस वैल्यू का जो साइन होगा वो क्या होगा? +7 मीटर होगा, क्योंकि इमेज क्या है? रियल इन्वर्टेड। और अगर वर्चुअल होता तो वर्चुअल इमेज हमेशा लेफ्ट साइड बनता है जिधर ऑब्जेक्ट रहता है, तब आप माइनस साइन लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो f पता है, u पता है, f पता है, v पता है, u निकालना है। तो क्या करोगे? लिखना पड़ेगा बाई अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/v - 1/u = 1/f। इसको डब्बे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो मेरे साथ ये भी सीखना पड़ेगा कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। अगर कोई क्वेश्चन स्टेप वाइज, मतलब
सब्जेक्टिव है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, तो भाई स्टेप वाइज उसको लिखना पड़ेगा। केवल आंसर का आपको नंबर 5 नंबर नहीं मिलता, स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, और जब स्टेप सही होगा तो आंसर भी सही आएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया, अब आप ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो पुट करो, v की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/7 मीटर, माइनस u निकालना है तो u को वैसे ही छोड़ दिया, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, +5 मीटर। ठीक है, अब मैं 1/u को इक्वल टू के उधर ले जाऊं और 5 को इधर ले जाऊं, इधर ले आऊं, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये 1/u हो जाएगा। अब 7 5 35 है ना, 7 5 5 1 5, 5 7 7 1 7, यह आ गया आपका -2/35, तो ये आ गया आपका u = -35/2, यानी -17.5 मीटर। ये आ गया आपका u का वैल्यू, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ गई। ठीक है, क्या आ गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब क्या करना है, बी पार्ट तो हमने, जो सेकंड पार्ट है वो तो सॉल्व कर लिया। अब इसका क्या बनाना है, ड्रॉ ए नीटली लेबल डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन्ड इन सेकंड। तो ऊपर के केस में जो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस दी गई थी, उसकी मदद से एक रे डायग्राम बनाइए। मतलब ये जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ, 7 मीटर पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है आपका कहाँ, 17.5 मीटर पे, तो इस केस का जो रे डायग्राम है वो बनाना पड़ेगा। तो आप ये देखो, फोकल लेंथ कितना है, 5, 5 का डबल कर दो 10, तो वो हो गया 2f, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 17.5, मतलब 10 के भी आगे। यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, जरा सोचो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है, तो इसका मतलब ये 5 मीटर हुआ फोकल लेंथ, ये 10 मीटर, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, 17.5 पे, यानी 2f के आगे रखा है। तो ये हमने मान लिया ऑब्जेक्ट यहाँ, ये रहा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम कैसे बनेगा, तो बस सिंपल है, एक रे को पैरेलल ले जाओ, पैरेलल वाली रे कहाँ से पास होगी, फोकस से, और एक रे को ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, है ना, क्लियर। अब ये दोनों रे कहाँ मिल रही हैं, जहां मिलेगी वहां रियल इमेज बनेगा, तो ये मिल रही है यहाँ, इसका मतलब ये जो बन गया वो क्या बन गया, इमेज बन गया। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये रहा आपके इस क्वेश्चन का रे डायग्राम। सही है, समझ में आ गया। चलो, अब इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन भी था, और का मतलब कि या तो थर्ड पार्ट में ये वाला क्वेश्चन करो या तो ये वाला करो, यानी फर्स्ट और सेकंड तो सभी को करना था, और थर्ड में 2 ऑप्शन थे, अब इन दोनों में कोई एक करना था, दोनों नहीं करना था। तो ऑप्शनल वाले में, इंटरनल चॉइस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दिया जाता है उस क्वेश्चन में आपको दोनों में से कोई एक करना होता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में इंटरनल चॉइस था, तो फर्स्ट और सेकंड तो करना ही था, लेकिन थर्ड में चाहे ये वाला करते, रे डायग्राम बनाते, चाहे ये वाला करते। ठीक है, तो आओ इसको भी अटेम्प्ट कर लेते, कर लिया जाए। चलो, तो ये वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं जो और के बाद ये वाला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर हैविंग ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके नीचे अगर हम जाएं, डिटेल तो दे रखी है, डिटरमाइन द, अच्छा एक मिनट, मैंने थोड़ी गलती बात बता दी कि क्वेश्चन नंबर 36 में ना इंटरनल चॉइस है। इंटरनल चॉइस का मतलब या तो आप पूरा ये वाला क्वेश्चन करो या फिर
ये वाला पूरा करो। थर्ड पार्ट में दो चॉइस नहीं है क्योंकि नीचे देखना भूल गया था, है ना। तो अब हम 36 में हमने जो पहला वाला क्वेश्चन था वो तो कर लिया, अब हम इस क्वेश्चन का जो दूसरा चॉइस है वो करेंगे, यानी अब यहां से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा, अब देखो पढ़ना शुरू करो। ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल लंबी है, यानी ये इसका दूरी नहीं, ये इसका हाइट बता रहा है। और पेंसिल क्या है हमारे लिए? पेंसिल हमारे लिए ऑब्जेक्ट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए करे कि एक पेड़ है, पेंसिल है, मकान है, मतलब समझ जाओ वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। और इस पेंसिल को यानी ऑब्जेक्ट को हमने 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? 40 सेंटीमीटर। तो अब सारी डिटेल्स को आपको क्या करना चाहिए? सारी डिटेल्स जो क्वेश्चन में दी गई है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहला काम, अपनी आंसर बुक में जब भी आप आंसर लिखिए, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तो आपका ये काम है क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 40 सेंटीमीटर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कॉनकेव मिरर का है। अब कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखो, कॉनकेव मिरर भी तो एक स्फीयर का ही तो पार्ट है, और इस स्फीयर का एक सेंटर है, वो सेंटर ऑफ स्फीयर, और इस मिरर का जो सेंटर है वो पोल से सेंटर की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी r होती है। तो ये आपका जो, अगर हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखें तो सारी दूरी कहाँ से मेजर होती है? पोल से। तो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जाओगे तब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा। तो लेफ्ट जा रहे हो तो माइनस लेना पड़ेगा कि नहीं? इसीलिए मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस लिया है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो -40 है, तो फोकल लेंथ क्या होगा? फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो फोकल लेंथ हो जाएगा -40 का हाफ, यानी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। पेंसिल का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो यानी u की वैल्यू दी है, और u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, 5 सेंटीमीटर। और पेंसिल लॉन्ग यानी हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस में होती है, तो ये हो जाएगा +10 सेंटीमीटर, है ना। बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस होती है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा माइनस होता है, हमेशा, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ये कंसेप्ट आपको बैठा लेना है अपने दिमाग में। u का साइन हमेशा माइनस होता है, और u यानी ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा प्लस होती है, क्योंकि आप एनसीईआरटी में देखोगे तो हर जगह आपको यही दिखेगा कि ऑब्जेक्ट को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के कहाँ रखा है? इस तरीके से ऊपर रखा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है वो पॉजिटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। बात समझ में आई? क्लियर हुआ, है ना। तो अब आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे और क्या पूछा है? ये तो गिवन हो गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? मजा आ रहा है ना सॉल्व करने में? भाई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जहां भी दिक्कत आएगी तो उसका निदान है, उसका सलूशन है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर। तो ये जो कॉनकेव मिरर है वो इमेज कहां बनाएगा? इमेज की पोजीशन, यानी आपसे v पूछा है, इमेज की पोजीशन यानी v की पोजीशन पूछा है। तो जो गिवन है पहले वो लिखा, जो फाइंड आउट करना है फिर वो लिखा। अब जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v को निकालने के लिए वो लिखेंगे। तो ये मिरर का क्वेश्चन है, हाँ, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मिरर फॉर्मूला। तो लिख दो बाय अप्लाइंग कौन सा फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला। लिखना सीखो मेरे साथ। मैं क्यों लिख रहा हूं? मैं तो आंसर बना के लिखा के, मतलब आंसर लिखा के आता, मतलब आंसर लिख कर पहले ही ले आता कि देख लो, छाप लो। मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं? ताकि मेरे जैसे देख देख कर आप सॉल्व करो, आप तरीका सीखो कि अगर एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके हाफ ईयरली में, आपके प्री बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल लाइट चैप्टर का आ गया सब्जेक्टिव में, तो हम स्टेप वाइज कैसे सॉल्व करेंगे? पहले स्टेप में क्या लिखना है? गिवन। दूसरे स्टेप में जो फाइंड आउट करना है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाना है वो थर्ड स्टेप में।
तो फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला, फिर मिरर फॉर्मूला लिख दो 1/v + 1/u = 1/f। हो गया, डन। अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1/v प्लस u का साइन माइनस में है तो माइनस रखेंगे, तो ये कितना है -5 इक्वल टू माइनस f -20 है ना, तो 1/v प्लस माइनस माइनस -1/20, फिर 1/v -1/20, ये उधर जाएगा इक्वल के तो प्लस हो जाएगा, फिर 1/v इक्वल टू 20 और 5 का एलसीएम ले लो, 2 10 जा 5 जा 2 5 जा 5 जा 2 2 जा 4 5 जा 20 20 1 जा 1 1 जा 1 प्लस सॉरी यहाँ माइनस भी तो लगा है, 21 जा 20 और 1 इंटू -1 प्लस 5 4 जा 4 इंटू +1 4, यह आ गया आपका कितना 3/20, 3/20 आ गया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, v की वैल्यू हो गई पॉजिटिव 20/3। अब देखो पॉजिटिव का मतलब कि कॉनकेव मिरर ने जो इमेज बनाया है वो इमेज कहाँ बना है, कॉनकेव मिरर के पीछे, और ये तब बनता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहता है, और फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ, तो हमारा फोकल लेंथ कितना है 20, और ऑब्जेक्ट कहाँ है 5 सेंटीमीटर पे, यानी पोल और फोकस के बीच में है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो जो इमेज बनेगी वो कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी, और कॉनकेव मिरर के पीछे बनेगी तो जो इमेज का साइन होगा इमेज की डिस्टेंस का वो प्लस होगा, हाँ प्लस होगा, और हमारी वैल्यू भी किस में आई है, इमेज की डिस्टेंस प्लस में आई है, मतलब हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारा आंसर सही है, क्योंकि भाई दो जगह एक ही चीज़ है, यहाँ भी प्लस दिखा रहा है, इसका मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सही है। तो इमेज की डिस्टेंस आ गई, ये अभी पहला पार्ट है। फिर व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज भी बताना था। इमेज का साइज कैसे बताएंगे, तो मैग्निफिकेशन क्यों दिया था है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों दिया है, ताकि हम हाइट ऑफ इमेज बता सके, लेकिन हाइट ऑफ इमेज के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा, आप ही बताओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, कैसे निकलेगा, अब दोनों के बीच लिंक बैठाने के लिए मुझे एक तीसरा चाहिए, m कैसे निकालें, तो मिरर के केस में m की वैल्यू होती है -v/u, -v कितना है +20/3, ये हो जाएगा +20/3, और u कितना है, u आपका है -5, ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, तो m की वैल्यू आ गई क्या +4/3, ठीक है। अब m आ गया तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ इमेज जो है वो क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई +4/3, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है +10, ठीक है, तो ये आ गया +40/3, ये आपका आंसर है। डन, कर लिया सॉल्व। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मैग्निफिकेशन के बाद क्या पूछा है, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज एज मेंशन्ड इन पार्ट 1, तो आपको रे डायग्राम भी बनाना है। तो इस रे डायग्राम में हम क्या करेंगे, तो हमें साफ साफ पता चल गया कि हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल इरेक्ट है। तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बनाएंगे, कॉनकेव मिरर बना दिया, हाँ, अब कॉनकेव मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच जानी चाहिए, पास कर दिया। अब सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, सबसे पहले मार्क करेंगे पोल, ये पोल है तो मान लिया ये फोकस, और ये फोकस तो इतने ही दूरी पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो हमारे लेंस का जो फोकल लेंथ है वो कितना है
20 मतलब माइनस में 20, और ऑब्जेक्ट कहाँ है -5 पे, यानी कि पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, दिखाएंगे कैसे? तो हमने यहाँ ये बना दिया, ये देखो पोल और फोकस के बीच में ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दूरी कितनी है 20 और ये दूरी है कितनी 5। अब क्या करोगे? अब रे डायग्राम बना दो। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, एक रे को पैरेलल ले जाएंगे, पैरेलल वाली कहाँ से पास होगी? फोकस से, और एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे, सॉरी ये टकराकर ऐसे चली जाएगी, है ना। अब ये दोनों इधर कभी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर इन दोनों रे को मैं आगे बढ़ा दूं तो यहां जाकर कहीं वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये रहा आपका इमेज, और ये क्या था? ऑब्जेक्ट, और ये रहा रे डायग्राम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। डन, समझ में आ गई बात? चलिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर दिया होगा, सेक्शन मतलब जो आपका फिजिक्स का सेक्शन है उसमें दिया है, यहाँ ये दिया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप क्या करो, आप पॉज करके पहले अटेम्प्ट करो और फिर आंसर बताओ, मतलब मेरा आंसर से क्रॉस चेक कर लो। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पढ़ते समय जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लो। अब मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, इसका मतलब मेरा जो दिमाग है वो कॉन्वेक्स मिरर के आसपास घूमेगा, है ना। क्वेश्चन कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। अब आपको पूछा है कि अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखेंगे तो जो इमेज बनेगी उसके बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि जो इमेज बनेगी उसका डिस्टेंस इक्वल होगा किसके? ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस का। दूसरा, जो इमेज की डिस्टेंस होगी वो ट्वाइस यानी दुगुने होगी किसके कंपैरिजन में? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। फिर इमेज की डिस्टेंस हाफ होगी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के कंपैरिजन में, या इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगा और वो इमेज की जो पोजीशन होगी वो वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो जरा कॉन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट रिवाइज तो करो। कॉन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट क्या कहता है? कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही केसेस हैं। याद आया? नहीं आया तो एक बार एनसीईआरटी उठाओ और फिर से रिवाइज करना। पहला केस, ये क्या हो गया? पोल। ये हो गया फोकस। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला केस जहां ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पर है। तो अगर इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो लाइट रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होंगी? ऐसा लगेगा कि ये फोकस से निकल रही है। तो इसका मतलब कि जो इमेज बनेगी वो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो ये रहा यहां इमेज का फॉर्मेशन, फोकस पे इमेज बनेगी, और ये इमेज मिरर के पीछे बनेगी, है ना। अब यहां जरा देखो कि तीनों केस में लिखा था कि जो इमेज बनेगी इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो मुझे तो यहीं से पता लग गया कि ये नहीं हो सकता, फ्रंट ऑफ मिरर नहीं हो सकता, फ्रंट ऑफ मिरर नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनती है वो मिरर के, कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनती है। या तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। या तो ये केस है, नहीं तो दूसरा केस है। दूसरा केस जरा वो भी रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर बना दो प्रिंसिपल एक्सिस। बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत बढ़िया। बना दो पोल, बना दो फोकस, बना दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर ना होकर इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी है, कहीं भी,
यानी वो सी पे भी मान सकते हैं, वो एफ पे भी मान सकते हैं, कहीं भी। तो उससे जो लाइट रेज निकलेंगी, जो पैरेलल वाली है, वो तो ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है वो इस तरीके से आकर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इसको पीछे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ, है ना, तो यहां लग रहा है कि यहां इमेज बनेगी, ये रही इमेज। यानी जब उस केस में आपका पोल और फोकस के बीच में कहीं इमेज बनेगी। लेकिन ये दोनों इमेजेस कैसी होंगी? वर्चुअल होंगी, इरेक्ट होंगी, डिमिनिश यानी छोटी होंगी, और बिहाइंड द मिरर होंगी। और मिरर इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी ये डिपेंड करेगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं रखा है, उस पे डिपेंड करेगा कि इमेज कहां बनेगी। लेकिन जो भी बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी। तो यही दो केस है, या तो इमेज फोकस पे बने या पोल और फोकस के बीच में बने। तो यानी कि हमारा सही जो ऑप्शन जाएगा इस क्वेश्चन का वो क्या जाएगा? डी जाएगा, बिहाइंड द मिरर एंड इमेज की पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो इस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करके हमको क्या करना होता है? आंसर देना होता है। तो आज मैंने आपको 1-2 साल पहले के सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन लाइट चैप्टर के कराए। आई होप कि आपके कंसेप्ट अच्छे तरीके से रिवाइज हुए होंगे, क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, तो कंसेप्ट रिवीजन में आपको हेल्प मिली होगी। आपने कहाँ गलती की, उस गलती को पकड़ो और दोबारा ना करने की कसम खा लो, है ना। तो इसीलिए ये मैं सेशन लेकर आया था। आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और जाते जाते एक आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज ये है कि हमने क्लास 10th का अभ्यास बैच लॉन्च कर दिया है और ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट महापैक, जिसमें अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी ऐड हो गए हैं, वो भी आपके लिए बनके तैयार हो गया है। और हम इंडिपेंडेंस डे और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पे 17 अगस्त तक इन दोनों पैकेज पे दे रहे हैं 47% का महा डिस्काउंट। तो अगर आपको ये डिस्काउंट अवेल करना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक पे जाकर क्लिक करना है और कोड अप्लाई कर देना है क्लास 10th YT। और जैसे ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे, या तो आप रघु K10 अप्लाई कर दीजिए या क्लास 10 YT अप्लाई कर दीजिए, आपको क्लास 10th का अभ्यास बैच या ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट महापैक 47% के डिस्काउंट में मिलेगा। और 47% के डिस्काउंट के बाद जो अभ्यास बैच की प्राइस है वो 799 हो जाएगी और कंप्लीट सब्जेक्ट महापैक की प्राइस हो जाएगी वो 1399 हो जाएगी। तो अभी जाइए इस अभ्यास बैच या कंप्लीट महापैक को जल्दी से परचेस कीजिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लास 10th का जो अभ्यास बैच है वो प्रैक्टिस बैच है। हम प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन मतलब हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने में हमारी कमी रह जाती है। उस कमी को पूरा करेगा ये अभ्यास बैच, जो वैलिड रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम तक, है ना। और इसमें हम जो लाइव सेशन लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराएंगे, PYQ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड, है ना। साथ ही साथ आपको हम सैंपल पेपर भी देंगे और सॉल्व कराएंगे। साथ ही साथ आपको रिवीजन में अलग से नोट्स ना बनाना पड़े, तो रिवीजन के लिए हम आपको हैंड रिटन नोट्स देंगे जो हमने खुद बनाए हैं, ताकि आप उन हैंड रिटन नोट्स को लेकर रिवाइज कर सको और बार बार आपको NCERT उठाने की जरूरत ना पड़े, समय बचे, है ना। और साथ ही साथ हम आपका इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम भी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पर जब कोई डाउट या कोई क्वेरी रहेगी तो आप पूछ सकोगे, हम उस पर रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो ये अभ्यास बैच 799 का है, लेकिन ये ऑफर 17 अगस्त तक ही है। तो आज़ादी, ये जो बोर्ड एग्जाम की टेंशन से आज़ादी चाहते हो तो भाई ये अभ्यास बैच आपके लिए बहुत परफेक्ट है। और ऑल सब्जेक्ट महापैक में हम आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियो दे रहे हैं, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस का। हम आपको चैप्टर वाइज ई बुक दे रहे हैं, चैप्टर वाइज वर्कशीट, क्वेश्चन बैंक, साइंस के 3D मॉडल, और साथ ही साथ आपको मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस के चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप
बहुत अच्छा स्कोर यानी टॉपर बन सको, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 50% है। तो ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है ना। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस सपोर्ट केयर नंबर पे कॉल करके पूछ भी सकते हो। तो अभी जाइए 47% का डिस्काउंट का फायदा उठाइए, क्योंकि ऑफर सिर्फ 17 अगस्त तक ही वैलिड है। थैंक यू सो मच।